एवरीवन सॉरी, कैसे हैं आप सब। सॉरी, एक्चुअल में ये क्या होता है कि इनकम टैक्स का क्लास जनरली लाइव जाता है, बट किसी नेटवर्क इशू के कारण मैंने ये रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए बना रखा है। फिर इसके बाद जो भी क्लास होगा वो लाइव क्लास होगा। तो जो भी बच्चे जो कंटिन्यूसली इनकम टैक्स के इस क्लास से जुड़ते हैं, आप लोग आज इस ऑफलाइन क्लास को ही देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिएगा। हमने आपको बताया था कि 5 हेड्स ऑफ इनकम में सबसे पहला हेड जो इनकम फ्रॉम सैलरी, इसके बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा भी रखी है। इसमें हमने आपको बता रखा है इससे पहले, सबसे पहले कि जो भी इनकम जनरेट करता है कोई भी एसएससी जिसपे उसको टैक्स पे करना होता है, उस इनकम के सोर्स को हमने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? 5 भागों में, जिसमें हमारा सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, सॉरी सॉरी बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड लास्ट में हमारा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये चीज हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने आपसे बताया था कि भाई कितने तरह की इम्प्लॉय के बारे में हमें आपके साथ इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो हम जब यहाँ पे सैलरी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में 2 तरह के इम्प्लॉय होंगे। एक तो वो इम्प्लॉय जो कभी कंटिन्यू सर्विस में होंगे, और एक दूसरे तरह के इम्प्लॉय होंगे ऐसे जो पहले तो सर्विस में थे लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। अब चाहे वो रीजन कि वो रिटायर हो चुके हैं, चाहे उन्हें काम से निकाल दिया गया है, या उन्होंने रिजाइन दे रखा हो। तो 2 तरह के एम्प्लॉय के बारे में हम बात करेंगे, दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर हमने आपको बताया कि ग्रॉस सैलरी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो मैंने ये भी बताया कि ग्रॉस सैलरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको जो कैश पेमेंट मिल रहा है वही नहीं होगा, बल्कि कैश पेमेंट के साथ साथ आपको जो भी परक्यूजिट्स यानी कि जो भी अलग एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं एक एम्प्लॉय के तौर पे आपको, वो सारी की सारी चीज़ें प्लस प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी को भी हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के ग्रॉस सैलरी में हम इंक्लूड करते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने सैलरी के इस चैप्टर में हमें पढ़ाई करना है। अलग अलग सैलरी का कौन कौन सा ऐसा टाइप, कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो सैलरी का पार्ट बन जाता है। तो उसमें हमने अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में बात किया, जिसमें हमने इसमें बताया कि बेसिक सैलरी, ग्रेड पे, बोनस, कमीशन, फीस, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, जो कि ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो वही है हमारा, सैटरडे का वीडियो था वो। उसके बाद हमने आपको सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सैलरी के बारे में हमने बात किया कि यदि आप सैलरी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है जिनके बिना आपको सैलरी समझना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, उन चीज़ों के बारे में हमने आपके साथ भी डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, है कि नहीं है। आज फिर अब हम बात करने वाले हैं उन्हीं चीज़ों में। हमने आपको आपके साथ जो डिस्कशन किया हुआ था वो कुल मिलाकर 9 पॉइंट तक हमने डिस्कस किया था। जी मैं धीरे धीरे थोड़ा सा फास्ट में हम लोग कर लेते हैं इन चीज़ों को। कि सबसे पहले तो भाई क्या होता है सैलरी, और जब भी इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने बताया था कि जो इम्प्लॉयर होता है, एक तो इम्प्लॉयर इम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है जो कि नीचे दिया गया है, ये ठीक है, यहाँ पे नंबर 3rd में दिया गया है, जिसको नंबर 1 पोजीशन पे लाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो इम्प्लॉयर जो यहाँ नाम आ रहा है, इम्प्लॉयर मतलब जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है और उसके बदले उसको जो भी कुछ भी पेमेंट करता है, वो हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे इंडिविजुअल हो सकता है, चाहे फर्म हो सकता है, चाहे कंपनी हो सकता है, या कोई भी ऐसा बिजनेस का टाइप हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी के कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई भी सैलरी एंड वेजेस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई अंतर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर हमने आपको ये भी बताया कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होना चाहिए कि इंप्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी कि बिना, अगर किसी पर्सन को पेमेंट कहीं से मिल रहा है और वहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो उस इनकम को या उस पेमेंट को, मतलब जिसको किसी को मिल रहा है, उसको हम सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने आपको बताया कि सैलरी एंड पेंशन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट आर टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। अगर फॉरेन गवर्नमेंट से भी अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हो, मतलब मैंने बताया क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो वो चाहे फॉरेन गवर्नमेंट हो चाहे अपना इंडियन गवर्नमेंट हो, यदि आप सैलरी रिसीव कर रहे हो तो इनकम फ्रॉम टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी ही होगा। फिर हमने आपको बताया कि यदि मोर देन 1 एम्प्लॉयर से भी अगर आपको सैलरी मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर द पर्पस ऑफ वो इनकम टैक्स कैलकुलेशन हम जो भी अलग अलग एम्प्लॉयर से आपको सैलरी मिल रहा है, उन सारे सैलरी को हम क्या करते हैं, एक साथ मर्ज कर देते हैं, एक साथ एग्रीगेट कर देते हैं, और तब उसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी मानते हैं।
उसके बाद हमने आपको बताया डिडक्शन फ्रॉम सैलरी बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि कोई भी ऐसा डिडक्शन यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के सैलरी से काट रखा है तो उस डिडक्शन को भी हम किस चीज का पार्ट मानते हैं, सैलरी का पार्ट मानते हैं। मतलब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था यहाँ पे कि किसी पर्सन का सैलरी है 3,84,000, उसमें से उसने उसने क्या करा है 36,000 इनकम टैक्स के रूप में पहले ही एडवांस इनकम टैक्स के रूप में काट रखा एम्प्लॉयर ने, और इसके अलावा आपको 48,000 रुपीज उसने क्या कहते हैं प्रोविडेंट फंड के बाद नाम पे काट रखा है। तो यहाँ पे उस पर्सन की सैलरी हम 3 लाख काउंट नहीं करेंगे इनकम टैक्स के पर्पज से, बल्कि 3 लाख प्लस ये 36,000 प्लस 48,000, इन तीनों को हम क्या करेंगे मिलाकर, और जो 3,84,000 आएगा इसको हम क्या मानेंगे, यही हमारा हो जाएगा सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय हो जाएगा। ओके, ये भी हमने बताया था। नंबर 7 में मैंने बोला था टैक्स फ्री सैलरी। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि सुनो हम आपको टैक्स फ्री सैलरी दे रहे हैं, मतलब आपके इनकम पे आपके सैलरी पे जो टैक्स लगने वाला है आप टेंशन मत लो, आपको नहीं देना पड़ेगा, हम ही दे रहे हैं एडवांस, मतलब सरकार को हम ही दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है जब भी टैक्स फ्री सर्विस की बात करेंगे तो हम यहाँ पे आपको जीएसटी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं। और इनकम टैक्स जिस टैक्स के कैटेगरी में आता है वो टैक्स कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब ही हमने आपके साथ डिस्कस करा हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन ऑफ और टैक्सेस जो होता है वो हम किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी हम कमा रहे हैं तो हम ही को क्या करना पड़ेगा, उस टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि यदि कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बदले अगर टैक्स जमा कर रहा है तो उसके बदले वो क्या करेगा, एम्प्लॉय से क्या करेगा, तो इसके तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय के टोटल सैलरी में वो जो टैक्स पे कर रहा है एम्प्लॉयर उसको भी ऐड कर देंगे, और उस पे हम क्या कर देंगे, उसको भी हम सैलरी का पार्ट बना देंगे। फिर आठवां प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, मैंने आपको बोला था प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी वही होता है जहां पे वो व्यक्ति जिसका हम इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जहां पे वो क्या कर रहा है अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, उसी को हम प्लेस ऑफ एक्रूअल मानते हैं। और मैंने आपको बोला भी था कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई, हाँ एक इसका एक्सेप्शन रूल जो मैंने आपको बताया था जिसमें क्या होता है कि इंडियन और राजदूत जो होते हैं, जो भी फॉरेन सर्विसेज वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं इंडिया के लिए किसी दूसरे देश में जाकर काम करते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन रूल है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि सैलरी जो अर्न कर रहा है वो पर्सन वो किसी दूसरे देश में जाकर काम कर रहा है उसके लिए अर्न कर रहा है, लेकिन वो जो काम भले ही दूसरे देश में कर रहा है लेकिन किसके लिए कर रहा है, इंडिया के लिए, तो उसको हम उस सैलरी को भी एक्रू एंड राइज इन इंडिया कहेंगे। ठीक है ना। फिर लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर, मैं फिर बता रहा हूं यहां पे साफ सीधा दे रहा है किसी चीज के बारे में, लोन। अब यहाँ पे जब साफ और एकदम सीधा शब्द में कहा जा रहा है कि लोन टेकन बाई एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर, मतलब यदि कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से, भी कार्य करने वाला व्यक्ति यदि अपने मालिक से लोन ले रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, सैलरी का पार्ट नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला कह रहा है सरेंडर ऑफ सैलरी। सैलरी सरेंडर का मतलब क्या होता है, सरेंडर मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, मतलब समर्पण कर देना, वापस कर दे देना, है कि नहीं। तो जैसे भी सरेंडर ऑफ सैलरी का बात है, तो यदि मान के चलिए कि यदि आप आए और सरेंडर कर दिए अपने सैलरी को, तो वो भी, तो ये मत समझिए कि आप सैलरी अर्न किए और सरेंडर कर दिए तो आपका टैक्स से हट जाएगा, नहीं, आपका सैलरी आपका रहेगा। हाँ, सरेंडर के लिए एक रूल है, सरेंडर के लिए क्या रूल है, दो रूल। एक तो मान के चलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कमाया, मैंने सैलरी अर्न किया कहीं पे, और मैंने उस सैलरी को एम्प्लॉयर को दे दिया ऐसे ही बिना कहे कि नहीं रहने दीजिए इसको ऐसे, तो ये भले ही मैंने सैलरी का अपने लिए यूज नहीं किया, मैंने एम्प्लॉयर को वापस कर दिया, फिर भी ये सैलरी मेरे इनकम फ्रॉम सैलरी में काउंट होगा। वही यहाँ पे कह रहे हैं, देखिएगा, इफ एन एम्प्लॉय सरेंडर हिज होल सैलरी और एनी पार्ट ऑफ इट द सरेंडर सैलरी शैल बी इंक्लूडेड विल कंप्यूटिंग हिज टैक्सेबल सैलरी। मतलब या तो पूरा का पूरा सैलरी दे दे या सैलरी का कुछ पार्ट सरेंडर कर दे और ये सोचे कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा, उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन फिर आगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इफ देयर हैज बीन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नॉट टू टेक सैलरी और पार्शियल सैलरी। हाँ, लेकिन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है कि एम्प्लॉय ये बोला है कि हम आपके पास काम तो करेंगे लेकिन आपसे सैलरी
नहीं लेंगे। तो वही कह रहा है पार्शियल सैलरी देन सैलरी नॉट टेकन शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन इनकम अंडर हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। समझ में आया? यानी कि यदि बिना एग्रीमेंट का अगर मान के चलिए मैं कहीं कमाने गया, मैं पैसे कमाया, सैलरी कमाया और फिर सैलरी अपने एम्प्लॉयर को दे दिया, तो ये टैक्सेबल होगा। भले ही पूरा सैलरी दे दी उसको वापस कर दी, लेकिन टैक्सेबल हुआ। हाँ, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है और एम्प्लॉय ने बोला कि हम काम तो करेंगे लेकिन आप टेंशन मत लो, हम सैलरी इसके बदले नहीं लेंगे, तो उस केस में उस एम्प्लॉय के ऊपर कोई सैलरी के लिए टैक्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो वही उसके बाद कह रहा है कि सिमिलरली if employee surrender his salary to central government under section 2 of the voluntary surrender of salary act 1961। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल है कि इसमें आपको कहा जाता है कि आप देश के में मतलब क्या करते हैं, देश को सही कार्य करने के लिए आप एज अ डोनेशन आप अपने सैलरी को अगर वॉलंटरी क्या कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, तो उस केस में उन सैलरी पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। वही यहाँ पे कह रहा है कि सैलरी एक्ट 1961 इन पब्लिक इंटरेस्ट द सैलरी सो सरेंडर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल सैलरी ऑन हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसे मान के चलिए भारत देश कोई जैसे स्वच्छ भारत अभियान कर रहा है, तो आपने क्या किया, अपना सैलरी उठाया, बोला कि 1 महीने का तनख्वाह मेरा स्वच्छ भारत अभियान में रहेगा, गंगा यमुना सफाई, नदियों की सफाई की योजनाएं चल रही है, आपने सैलरी उठाया, वो सैलरी आपने गवर्नमेंट के सेक्शन 2 में आपने सरेंडर कर दिया कि गवर्नमेंट मेरे पैसे को भी उसमें लगा दे। तो यहाँ पे उन सैलरी पे आपको, हाँ, लेकिन वो सैलरी एज पर गवर्नमेंट के सेक्शन 2 वाला, हाँ, एक डोनेशन ही तो हुआ ये पब्लिक इंटरेस्ट में, यदि हम गवर्नमेंट को वापस कर रहे हैं तो डोनेशन ही तो हुआ, तो क्या हो जाता है, इस पर कोई टैक्सेशन नहीं लगता। फिर अगला कार्य फॉर गोइंग ऑफ सैलरी। फॉर गोइंग मतलब क्या होता है, त्याग करना, छोड़ देना। फॉर गोइंग मतलब क्या होता है, त्याग करना या छोड़ देना। यहाँ भी क्या करे, यदि कोई व्यक्ति अपना सैलरी गलती से छोड़ दे या जानबूझकर छोड़ दे और सोचे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या करा है, सैलरी बिकम्स टैक्सेबल इमीडिएटली आफ्टर इट एक्रूड बाय द एम्प्लॉय। एक्रूड मतलब जैसे एम्प्लॉय ने इसको, यहाँ पे एक्रूड कहने का मतलब समझिए कमाना, अर्न करना। एक एम्प्लॉय है, अपने एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है, जैसे उसकी सैलरी एक्रूड होगी वैसे वो सैलरी उसके टैक्स में शामिल कर दी जाती है, इसे वो सैलरी उसके टैक्स में शामिल कर दी जाती है। इफ इट इज फॉरगोन टू द एम्प्लॉयर येट इट शैल बी टैक्सेबल। हमने अगर उसको एम्प्लॉयर को त्याग भी कर दिया, लगभग सेम कॉन्सेप्ट है, एम्प्लॉयर को दे भी दिया कि नहीं चाहिए सैलरी, रहने दीजिए आप अपना सैलरी, कोई बात नहीं है, तो भी आपके ऊपर उस सैलरी के ऊपर क्या होगा, टैक्स लगेगा। फॉर गोइंग ऑफ सैलरी बाई एम्प्लॉय शैल बी ट्रीटेड एज द यूज ऑफ हिज सैलरी एंड इट शैल बी टैक्सेबल। यानी फॉर गोइंग यदि कोई एम्प्लॉय है जो अपने सैलरी को फॉर गोइंग कर रहा है, छोड़ रहा है, त्याग कर रहा है, तो भी हम यही मानेंगे कि वो अपना यूज कर रहा है अपने आप में, इसीलिए हम उस सैलरी को भी टैक्सेबल मान लेते हैं। इफ देयर हैज बीन अ कॉन्टैक्ट बिटवीन, फिर यहाँ पे कहाँ गया, जैसे यहाँ पे था कॉन्टैक्ट बिटवीन, ये वाला इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ठीक वैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाला है। If there has been a contract between an employer and employee for not taking salary, in this case salary not taken by the employee from the employer shall not be included in taxable income। मतलब इस पे दोनों में, चाहे आप फॉरगोइंग ऑफ सैलरी में जाओ चाहे आप सरेंडरिंग ऑफ सैलरी में जाओ, ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट एक जैसे मिलेंगे। ओके, फिर आता है रिसिप्ट ऑन रिटायरमेंट। देखिए रिटायरमेंट के टाइम पे ना एक पर्सन को बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत अलग अलग फंड मिलते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि एन एम्प्लॉय में गेट सम पेमेंट्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। एक तो जो लमसम अमाउंट मिलता है वो तो मिलता ही है, जैसे जिसमें क्या क्या रहता है, कम्यूटेड पेंशन, ग्रेच्युटी, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। मतलब जो इससे क्या होता है कि सर्विस के दौरान आपको जैसे हर साल आपको 50 छुट्टियां दी गई है, आपने क्या कर दिया, आप छुट्टी नहीं मारे, छुट्टी बचा रह गया, तो भाई छुट्टी नहीं मारे मतलब आपको छुट्टी लेना चाहिए था, लेकिन आप छुट्टी नहीं मारे और वो छुट्टी काउंट होता गया, तो वो अंत में पेंशन के टाइम पे उन सारी छुट्टियों के बदले आपको क्या दिया जाता है, पेमेंट दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। ठीक है ना, तो उन छुट्टियों के बदले
या इन सम अमाउंट दिस आइटम शैल बी इंक्लूडेड इन सैलरी एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। अब इसके बारे में ना हम एक एक करके जितना भी चीज मैंने बोला, जैसे ग्रेचुटी, इनकैशमेंट और लिव इन, सब चीजों से रिलेटेड इनकम टैक्स में रूल है और इसके बारे में हमें पढ़ना भी है। ओके, फिर आगे क्या करें, टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, हम सैलरी को कब एक्रू करें। तो देखिए सैलरी एक्रू करने में ना दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अपना भूमिका निभाता है। आपने भी इस चीज के बारे में सुना होगा कि दो डेट, एक तो डेट होता है फर्स्ट डे ऑफ, और एक होता है लास्ट डेट ऑफ। एक होता है फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। कहने का क्या मतलब है, यहां पे कहने का मतलब क्या है कि मान के चलिए अगर मैं इस रूल के अकॉर्डिंग जुलाई 2024 के लिए मुझे अगर सैलरी चाहिए, तो यानी जुलाई का सैलरी कब मिलेगा मुझे, एक अगस्त को, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है। लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग चलूं अगर, तो जुलाई 2024 की सैलरी कब मिलेगी बताइए। कब मिलेगी, 31 जुलाई। अब सर फर्क क्या पड़ा, तो ये फर्क ये पड़ता है कि जब हम इस रूल से चलेंगे, देखिए कोई भी क्या होता है, प्रीवियस ईयर के बारे में बात करते हैं हम टैक्सेशन में, प्रीवियस ईयर के इनकम पे हम क्या करते हैं, करंट ईयर में क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, होता है ना, जिसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप चीज़ों को समझिएगा यहाँ पे, तो आपको दिखाई क्या देगा कि जैसे यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 टू 2025, यही जाएगा ना। तो इस केस में अगर फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो यानी कि 1 अप्रैल की सैलरी कब मिली होगी, 1 मई को, मतलब अप्रैल की सैलरी मई को मिली होगी। तो उसी प्रकार से मार्च की सैलरी कब मिली होगी, अप्रैल में। तो क्या अप्रैल 2025 वाला सैलरी क्या इस साल में हम काउंट करेंगे, नहीं होता है। तो इसलिए ये केस आपको पढ़ाया जाता है कि एक्रूअल, टाइम ऑफ एक्रू ऑफ सैलरी जो होता है, तो उस केस में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैलरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स पर्पस के लिए यहाँ सैलरी कब से कब तक कब से कब तक किया जाता है, तो बताइए, बताइए। नहीं, फर्स्ट मई से कब, समझ में आएगा, क्योंकि एक दिन अब फर्स्ट, अब अप्रैल का सैलरी, अप्रैल से शुरुआत होगा फाइनेंशियल ईयर, तो अप्रैल का सैलरी कब मिलेगा बताइए। तो वही चीज है, ये थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा ना, कि पिछले साल मार्च का, पिछले साल मार्च वाला क्या है आइटम हमारा, जैसे यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी में क्या होगा, द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय बिकम ड्यू आइदर ऑन फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, और लास्ट डे ऑफ द करेंट मंथ। इफ इट बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब अगर अगले महीने के पहले तारीख को अगर ये होता है, द सैलरी फ्रॉम मंथ मार्च ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मार्च ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, कि मार्च की सैलरी अप्रैल में आएगी ना, हमें तो इनकम देखना है ना, हमें क्या देखना है, इनकम देखना है। तो रुक जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर फर्स्ट डे ऑफ
नेक्स्ट मंथ होगा, तो इसमें क्या होगा कि हमारा सैलरी कब से कब तक होगा, मार्च टू, बताइए, फरवरी। क्योंकि मार्च का सैलरी कब आएगा, 1 अप्रैल को आएगा, और फरवरी का सैलरी कब आएगा, आएगा। और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, अप्रैल से मार्च होता है। इसीलिए तो जब भी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ की बात करेंगे तो ये आएगा। और यदि लास्ट डे ऑफ मंथ को अगर सैलरी हमारा ड्यू हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा नॉर्मल जो चलता है 1 अप्रैल टू 31, क्योंकि हर महीने का सैलरी उसके मंथ के एंड में मिल जाएगा। ओके, ये ध्यान रहेगा, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। टाइम ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी, ठीक है। ऑफ द फरवरी एंड करेंट फाइनेंशियल ईयर सैलरी इंक्लूड इनकम अंडर हेड सैलरी, ठीक है, यहाँ तक आए समझ में। फिर आगे क्या कर रहा है, इफ सैलरी बिकम ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, अगर लास्ट डे ऑफ द मंथ में कर रहा है तो सैलरी फ्रॉम अप्रैल टू मार्च क्या किया जाता है, यही काउंट किया जाता है। तो टाइम ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी क्या हो जाता है, दोनों को बता दिया। क्योंकि देखिए बहुत सारे केस में क्या होता है कि सैलरी 1 तारीख को मिलता है, और बहुत सारे केस में सैलरी 30 तारीख को ही या 31 तारीख को मंथ एंड में मिल जाता है। तो जहाँ मंथ एंड में होगा तो अप्रैल टू मार्च, और जहाँ अगले महीने 1 तारीख को मिलता है वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बताइए बताइए। उस केस में ये हो जाएगा अप्रैल टू सॉरी मार्च टू फरवरी, ठीक है ना। उस केस में मार्च टू फरवरी। हाँ, अगर कुछ ना दिया जाए, अगर कुछ ना दिया जाए कि भाई अक्रूवल टाइम क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन सम स्टेट बिकम ड्यू इन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, वेयर एज इन सम अदर स्टेट में भी ड्यू इन द एंड ऑफ द। तो बात इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही आपको बताना था, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ नहीं दिया गया कि सैलरी 1 तारीख को ड्यू हो रहा है, सैलरी मंथ के एंड में ड्यू हो रहा है, तो उसी के बारे में कह रहा है, इन केस देर इज नो क्लियर इंस्ट्रक्शंस अबाउट एक्रूवल डेट ऑफ सैलरी। एक्रूवल डेट ऑफ सैलरी के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है सैलरी इन द क्वेश्चन, द स्टूडेंट विल सॉल्व द क्वेश्चन कीपिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। तो आपको कुछ एजम्पन्स लेके चलना है। अब ये देखना है कि वो एम्प्लॉई प्राइवेट एम्प्लॉई है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो वही कह रहा है कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, इन दिस केस सैलरी ऑफ अ पार्टिकुलर मंथ बिकम ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। गवर्नमेंट डे के, तो गवर्नमेंट के केस में हम क्या मानते हैं कि जो हमारा सैलरी होता है कब से कब तक चलता है, वो कब मिलता है, इस महीने का जो कमाया गया सैलरी है वो अगले महीने के 1 तारीख को मिलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट के केस में जो हमारा सैलरी वाला जो पोर्शन होता है वो हम कब से कब लेते हैं, फरवरी टू मार्च। लेकिन वहीं अगर इन केस ऑफ बैंक और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हो गया, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हर महीने के अंत में ही क्या हो जाएगा, सैलरी हमारा ड्यू हो जाएगा। तो इसलिए इस केस में हम क्या लेकर चलते हैं, अप्रैल टू मार्च। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, आ गया मार्च टू फरवरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अप्रैल टू मार्च, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए फैमिली पेंशन क्या हो गया, फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन क्या होता है, फैमिली पेंशन का मतलब क्या हो गया कि आपका खुद का पेंशन नहीं है, पेंशन किसी और के कारण आपको मिल रहा है। जैसे हस्बैंड वाइफ में होता है कि हस्बैंड अगर ये थे जॉब में है, बाद में रिटायर्ड हो गए, पेंशन मिल रहा था, डेथ कर गए, तो अब उनका पेंशन किसको मिलेगा, वाइफ को मिलेगा। वही कह रहा है कि पेंशन रिसिव टू अ लीगल हेयर और विडो ऑफ अ डिसीड्स एम्प्लॉय, मतलब जो मर चुका है, विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर हिज सैलरी। क्यों नहीं होगा, देखिए जब तक उस पर्सन के हाथ में, जिसने कमाया था, जिसको पेंशन मिलना चाहिए था, उसके हाथ में मिल रहा था, तो तक सैलरी के केस में आएगा। लेकिन जैसे वो डेथ कर गया, अब उसको हम सैलरी के केस में नहीं लाए, क्योंकि क्या इन लोगों ने उसको कमाया है, क्या इन लोगों ने उसको काम किया था, नहीं किया था, तो इसलिए उसको इनकम अंडर हेड सैलरी में नहीं करते हैं। इट विल इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम
अदर शेयर्स, जो सबसे पांचवा नंबर है ना हेड्स ऑफ इनकम में, उसमें जाकर हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। ओके, फिर वैसे ही अगला क्या करे, सैलरी रिटेन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। रिटेन्ड मतलब रोक कर रखना। अगर कोई सैलरी है जिसको क्या कर दिया है कोर्ट ने अपने ऑर्डर के थ्रू, उसको क्या कर रखा है, रोक रखा है, तो उस केस में कह रहा है कि इट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड, विल कैलकुलेटिव इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर हेड ड्यू बेसिस। क्योंकि भाई इनकम टैक्स में पता है कैसे किया जाता है, इनकम टैक्स में आप ये नहीं कह सकते सर इस बार हमें सैलरी नहीं मिला तो हम टैक्स नहीं देंगे, नहीं, आपको टैक्स देना है, आपको टैक्स देना है, क्योंकि आपने, आपका सैलरी ड्यू हो चुका है। तो मानिए आपका सैलरी ड्यू हो, जैसे किसी का सस्पेंशन हो जाता है, कोई सस्पेंड हो गया, अब जैसे सस्पेंड हुआ तो उसकी सैलरी क्या कर दी जाती है, रोक दी जाती है। तो ऐसा नहीं कि इस बार सैलरी नहीं मिला, सैलरी रोक दी गई तो उनका सैलरी टैक्सेबल नहीं होगा, नहीं, वो काउंट होता जाएगा। क्यों, कि फिर जब कोर्ट का ऑर्डर ओपन होगा तो फिर उनको क्या मिलेगा, वो पैसा तो मिल ही जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि यदि कोई सैलरी रिटेन्ड बाय द कोर्ट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट है, रोक दिया गया है, तो वो, उसको भी हम क्या करेंगे, सैलरी इनकम अंडर हेड सैलरी में जोड़ते रहेंगे। फिर क्या कर रहा है, सैलरी रिसिव्ड इन एडवांस फ्रॉम एम्प्लॉयर। यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दे रहा है तो उस केस में क्या होगा, तो उसके बारे में कह रहा है, एडवांस सैलरी में भी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इन केस ऑफ नीड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जरूरत आ गया, एम्प्लॉय है जो मेरे पास, लेट सपोज कोई लड़का है जो काम कर रहा है, उसको सैलरी के अलावा उसके घर में कोई फंक्शन है, उसने बोला कि सर मुझे इतने पैसे चाहिए एडवांस में, मैंने उसको क्या कर दिया, सैलरी को एडवांस दे दिया, वही है। दिस एडवांस सैलरी विल बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर हेड सैलरी। अगर वो देखिए लोन लेता, नॉर्मल लोन लेता, जो कि मैंने शुरू में बताया कि लोन टेकन बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो उस केस में उस लोन को हम सैलरी में नहीं रखते हैं, लेकिन हमने इसको यहाँ पे ये कह दिया है, यहाँ पे एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा है कि सर आप मुझे लोन मत दीजिए, हमें एडवांस सैलरी दे दीजिए, मतलब आगे जब सैलरी होगा तो आप उसमें क्या कर लेना, काट लेना। तो वही यहाँ पे कह रहा है, हेड सैलरी हेड ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, तो उस एडवांस सैलरी को हम क्या करते हैं, सैलरी में ऐड करते हैं। वही कह रहा है, दिस एडवांस सैलरी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब चूंकि एक बार, जैसे मान के चलिए 1 लाख, मान के चलिए 10 लाख का मेरा सालाना पैकेज है, हमने मालिक से बोला कि मुझे 20 लाख दे दीजिए, अगले साल वाला भी हमें आज दे दिए, तो एक बार जब अगले साल वाला आज टैक्सेबल हो गया, तो क्या फिर अगले साल जब टाइम आएगा तो मैं उसको टैक्स दूंगा क्या, उस पर नहीं दूंगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी पे हो गया है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स अब हम पे नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है कि एक बार आप पे कर दिए, और पे कब कर दिया जाता है, या तो सैलरी पहले अक्रू हो जाए तब, या तो यदि एडवांस सैलरी मिल जाए तब, ठीक है। फिर आता है एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर ऑफ सैलरी मतलब, एरियर मतलब बकाया। अगर कोई बकाया सैलरी है जो पहले से रुका हुआ है, तो जिस साल रिसीव होगा, देखिए उसी के बारे में कह रहा है, एरियर्स ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। मैंने बोला ना, ये ड्यू बेसिस या क्रूअल बेसिस नहीं किया जाता कि नहीं हमने कमा लिया तो लिख दिया, नहीं। एरियर ऑफ सैलरी को क्या किया जाता है, जब वो मिलता है तब टैक्स दिया जाता है उस पर। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि एरियर ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, नॉट ऑन ड्यू बेसिस। इफ एन एम्प्लॉय गेट्स एनी सैलरी रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग ईयर्स फ्रॉम प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयर, इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर हेड सैलरी करेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब इस साल मिल रहा है तो इसी साल। जैसे कभी कभी होता है कि सरकार एक नियम लाती है, कुछ लोग जो पेंशन जिनको मिलता रहता है कि भाई हम क्या करें, जैसे किसी को 20,000 का पेंशन मिल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर देगी, दिसंबर, जैसे अभी नवंबर चल रहा है, गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी की कि भाई जितने लोगों को पेंशन मिल रहा है, हम इस साल के अप्रैल से ही हम ये मान कर चलेंगे कि जिनको 20,000 का पेंशन मिल रहा है उनको हम 22,000 का पेंशन दे रहे हैं। तो अब क्या हो गया, अब 2,000 वहाँ का था, बाकी रह गया हर महीने महीने, तो एग्रीगेट करके इसी साल हम क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो एरियर ऑफ सैलरी भी क्या होता है, जिस साल मिलता है उसी साल टैक्सेबल किया जाता है। एडवांस सैलरी भी जिस साल मिलता है उसी साल टैक्सेबल कर दिया जाता है। अब आता है डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ क्या है, डियरनेस अलाउंस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय शैल बी पार्ट ऑफ सैलरी इफ दीज आर अंडर द टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन में ये दिया हुआ है कि हम आपको डियरनेस अलाउंस भी पे करेंगे, तो यदि उसका कोई पेमेंट रिसीव होता है तो क्या बन जाता है, हमारा सैलरी का पार्ट हो जाता है। इफ डियरनेस अलाउंस इज इंक्लूड इन कैलकुलेटिंग
all retirement benefits and contribution in provident fund, it will be treated under the terms of employment and part of salary. सीधी बात है, डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस पे वगैरह जो है ये क्या होता है, सैलरी का पार्ट होता है. बस यही देखिए ना आप, डियरनेस पे विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ सैलरी. ठीक है ना. फिर यहाँ पे खैर बताए इट विल बी ट्रीटेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हाँ, ऑन द अदर हैंड, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन रूल है, थोड़ा अलग रूल है, इसको जरा देखिएगा क्या कर रहा है. ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे पक्ष में अगर चलकर देखें तो क्या कर रहा है, इफ डियरनेस अलाउंस इज नॉट इंक्लूड इन कैलकुलेशन ऑफ ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स और इट इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ सम रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो वो पार्ट जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में इंक्लूडेड नहीं है वो हमारा टैक्सेबल नहीं हो. ठीक है ना. लेकिन जनरली ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा. बस यही समझिएगा कि डियरनेस अलाउंस हमेशा इनकम अंडर हेड सैलरी में क्या होता है, जुड़ा होता है. फिर अगला आता है ग्रेड ऑफ सैलरी. अगला क्या आता है, ग्रेड ऑफ सैलरी की बात भी है. तो ग्रेड ऑफ सैलरी के बारे में कभी सुना है आप लोगों ने? ग्रेड ऑफ सैलरी देखिए ऐसे दिया जाता है, जैसे देखिए दिया हुआ है 52,000 डैश 4,000 डैश 1 लाख. क्या दिया हुआ जरा बताइए. $52,000 यही दिया था ना. जानते हैं इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्रेड सैलरी है. ये क्या है हमारा, ये ग्रेड सैलरी है. और ग्रेड सैलरी पता है क्या होता है, यानी कि अब हर साल, अब अगले साल इसका सैलरी कितना हो जाएगा 56,000. उसके अगले साल इसका सैलरी कितना हो जाएगा, हर साल कितना बढ़ेगा, अब कितना हो जाएगा, फिर उसके अगले साल कितना हो जाएगा, फिर उसके अगले साल कितना हो जाएगा. मतलब ये तब तक हर साल 4-4 हज़ार बढ़ बढ़ के इसका सैलरी तब जाके रुकेगा जब इसका सैलरी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 लाख. तो हर साल के सैलरी में इसका 4-4 हज़ार जुड़ते जुड़ते तो ये होता है ग्रेड पेमेंट. तो इस केस में आपको आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन इस पे आएगा. इसके अलावा एक आता है बेसिक सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड पे. जैसे तो वही यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंटली एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑन ग्रेड पे. आज के डेट में अब ग्रेड पे ही लगभग लगभग इंस्टीट्यूशन में लोगों को बता दिया, देखिए हर महीने हम हर साल आपको इतना इंक्रीमेंट देंगे, मतलब आपके सैलरी में इतना बढ़ाएंगे और तब तक बढ़ाएंगे जब तक इतना सैलरी ना हो जाए. नॉट ऑन सेल पे बेसिस, स्केल पे. लेकिन आपने सुना होगा स्केल, गवर्नमेंट जॉब में आप सुनते होइएगा कि इनका सैलरी का स्केल ये है, इनका सैलरी का स्केल ये है कि नहीं. तो स्केल एंड ग्रेड पे में दोनों अंतर है. तो आज के डेट में सबसे फेमस क्या है हमारा, ग्रेड पे सैलरी. ठीक है ना. वही कह रहा है इन दिस सिचुएशन द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय विल बी इनिशियल पेमेंट प्लस ग्रेड पे. मतलब इनिशियल पेमेंट कितना था वहां पे 52,000 था और उसमें ग्रेड पे जुड़ता जा रहा था और आगे बढ़ाता जा रहा था. फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय वाज अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी 19,800 एंड हिज ग्रेड पे इज 8,000. मतलब अब हर साल उसमें क्या हो जाएगा 8,000 का उसके सैलरी में इंक्रीमेंट होगा. हिज सैलरी विल बी 19,800 19,800 प्लस 8,000 इज इक्वल टू इतना अगले साल हो जाएगा. फिर उसके अगले साल कितना होगा, अब पूरे साल भर उसका सैलरी कितना चलेगा 27,800. फिर उसके अगले साल क्या हो जाएगा उसका सैलरी 27,800 प्लस कितना ऐड हो जाएगा 8,000, तो कितना हो जाएगा 35,800 है कि नहीं. तो वही कह रहा है इफ द एम्प्लॉय इज गिवन डियरनेस अलाउंस और एनी अदर बेनिफिट पास्ड ऑन सम पार्ट ऑफ द बेसिक सैलरी देन इन दिस एग्जांपल ही विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ कितना 27,800. है समझ में. तो ये ग्रेड सैलरी होता है एंड बेसिक पे जो ग्रेड सैलरी के साथ कैसे संबंध होता है, तो ये चीज होता है. अब आता है क्या कि भाई सैलरी में इनकम, सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे निकालते हैं. तो उसके लिए 3 यहाँ पे दिया हुआ. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस सैलरी. हम सिखाएंगे ये सारा. ग्रॉस सैलरी निकल जाएगा
तो उसमें से कुछ डिडक्शन होते हैं जिनको कम कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति कितना सैलरी मिला, भाई उसके अपने खर्चे भी तो होंगे सारे, पे खर्च क्या कर देगा, टैक्स ही दे देगा तो फिर खर्च क्या करेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस मतलब अभी हमने कुछ भी घटाया उसमें से नहीं है, तो ग्रॉस सैलरी आ जाए तो उसमें से हम क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं, और डिडक्शन करने के बाद आता है टैक्सेबल सैलरी, जिसपे हम क्या करते हैं, टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है ना, वही आ रहा है कंपटीशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अलग अलग टाइप के, जैसे एक तो आपको सैलरी में सैलरी पढ़ना पड़ेगा, उस सैलरी में आपको अलाउंस पढ़ना पड़ेगा, अलाउंस मतलब अलाउ किया जाता है, चलिए आपका 10,000 है, टेंशन मत लिए, 2,000 छोड़ के 8,000 ही टैक्सेबल होगा, तो अलाउंस। तो उसमें आपको देखिए फुली एग्जाम्प्टेड अलाउंस कुछ होगा, कुछ अलाउंस ऐसा होगा कि भाई जो फुली एग्जाम्प्ट होगा, जैसे गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया है कि ट्रेवलिंग अलाउंस इतना दे दिया, जैसे आपको हर महीना सैलरी के अलावा 1,00,000 रुपया ट्रेवलिंग अलाउंस है, 50,000 ट्रेवलिंग, तो उसमें से कुछ फुल एग्जाम्प्टेड अलाउंस है, ये नहीं, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कुछ पार्शियल एग्जाम्प्टेड अलाउंस है, और कुछ क्या होगा, फुली टैक्सेबल अलाउंस है। तो ये क्या होता है तीनों, ये सब हम पढ़ेंगे हर चीज। फिर आता है परक्यूजिट्स, टैक्सेबल परक्यूजिट्स, टैक्सेबल परक्यूजिट्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लाई, एक तो होता है कि फॉर जितने एम्प्लाई हैं जिनको भी फैसिलिटी मिल रहा है सबको टैक्सेबल है, इसमें कह रहे हैं कुछ लोगों को टैक्सेबल है, कुछ लोगों का एग्जाम्प्ट है, और इसमें है क्या भाई, और एकदम एग्जाम्प्ट है, मतलब ये अगर आपको मिल रहा है तो एकदम से एग्जाम्प्ट होगा, इस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इसको लेके अब हम बढ़ेंगे, अगले क्लास से हम पढ़ाएंगे आपको सैलरी के बारे में, कि सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होता है। वैसे मैंने ये सब चीज़ें आपको बता रखा है, जो भी चीज़ें देखिए, जिसका भी नाम देखिएगा, बेसिक सैलरी, वेजेज, उसके बाद क्या होता है हमारा, बताइए, बोनस हो गया, कमीशन, फीस, इंटर्न, इंटरिम रिलीफ, ओवर टाइम पेमेंट्स, एन्यूटी, एडवांस सैलरी एंड एरियर सैलरी, दोनों होता है ना, आज ही बताया मैंने। एनुअल क्या कहता है, एसर्शन ऑफ द एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, टैक्सेबल पार्ट ऑफ ट्रांसफर्ड बैलेंस। तो ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं, ये तो बस ऐसे ही नाम का दिया, इतना आपको नहीं करना है, लेकिन अब एक्सप्लेनेशन ऑफ वो आइटम, अब जितने भी ऊपर का आइटम हमने बताया था, सबके बारे में धीरे धीरे करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर कंपटीशन ऑफ सैलरी हम अपना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा कंटिन्यू आप लोग टाइम पे रहिए, ज़्यादा बेहतर होगा।